नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो देखो, हम लेज़र फिज़िक्स पढ़ रहे हैं और लेज़र फिज़िक्स में आज का हमारे पास टॉपिक है कैविटी लाइफ टाइम। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप। तो आपको जो कंटेंट है वो इस तरीके से मैंने फ्रेम किया हुआ है कि कोई भी पढ़ सकता है ना। आप उसको नोट डाउन करेंगे ना, वीडियो को पॉज करके आप उसको नोट डाउन कीजिए, तो आप खुद से भी समझने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाइए तो आपको सारी चीज़ एक्सेस हो जाएगी। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ क्या क्या पढ़ना है। तो कैविटी लाइफ टाइम में हम देखेंगे, पहले पैसिव कैविटी लाइफ टाइम हमें निकालना है, तो एनर्जी का डीके देखेंगे, फिर हम देखेंगे एटोनेशन ऑफ द बीम, ठीक है। फिर हम देखेंगे टाइम फॉर वन राउंड ट्रिप कितना होता है, एनर्जी डीके कितना होता है एक राउंड ट्रिप में। फिर उसकी मदद से हम पैसिव कैविटी लाइफ टाइम निकालेंगे, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे फ्रैक्शनल लॉस पर राउंड ट्रिप कितना होता है, और फ्रैक्शनल लॉस हम निकालने के बाद हमारा पैसिव कैविटी लाइफ टाइम को फ्रैक्शनल लॉस के टर्म्स में हम एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है ना। तो ये आज हमें पढ़ना है। आप यदि आप सोच रहे हो कि बुक से पढ़ना है तो मैं बुक आपको बता देता हूँ। आप अजय घटक की बुक है, ठीक है ना, उससे पढ़ सकते हैं। अजय घटक एंड त्यागराजन। अब देखो ध्यान से, देखो लेज़र सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, जो एक्टिव मीडियम होता है, एक्टिव मीडियम ही तो कैपेबल होता है एम्पलीफिकेशन के लिए। तो वो दो मिरर के बीच में हम उसको प्लेस करते हैं, जिससे हमारा क्या बनता है, रेजोनेटर। देखो एक मिरर ये हो गया, एक मिरर ये हो गया, इसके बीच में क्या होता है, हमारे पास मीडियम होता है जो लाइट को एम्पलीफाई करता है, और इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, हम ऑप्टिकल रेजोनेटर कहते हैं, ठीक है ना। और ओसिलेशन सस्टेन कब होते हैं, जब गेन जो होता है ओसिलेटर में वो कंपनसेट होता है लॉस के। कहने का मतलब है जो गेन इन मीडियम है, गेन इन मीडियम, ठीक है ना, वो लॉस इन मीडियम के इक्वल होना चाहिए। लॉस इन मीडियम, अब देखो लॉस इन मीडियम कहने का मतलब क्या क्या है। लॉस इन मीडियम का मतलब है लाइट रेजोनेटर से जो हमारे लाइट का बाहर जाना। अब लाइट का एम्पलीफिकेशन हुआ तो लेज़र लाइट इस मिरर से मेरे क्या चली गई, बाहर चली गई, तो उसको मैं क्या कहूँगा, लॉस कहूँगा। तो जितना गेन होगा उतना ही क्या होना चाहिए, लेज़र लाइट बाहर निकलनी चाहिए, यानी लॉस होना चाहिए। तभी ये क्या करेगा, वर्क करेगा, हमें सस्टेन्ड कैविटी मिलेगी। समझ में आई बात। मैंने ऑप्टिकल कैविटी में बताया था, उसमें भी बताई थी आप जी को ये चीज़ें, ठीक है ना। तो जितना गेन होगा सस्टेन्ड कैविटी में, ऑसिलेशन कब सस्टेन करेंगे, गेन इन कैविटी कंपनसेट करना चाहिए लॉस के। अब ऐसा तो है नहीं कि देखो लॉस, ध्यान से हम इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं। अब गेन अंदर ज़्यादा हो रहा है, हमारे पास लाइट बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई होगी, बाहर निकल नहीं रही है, यानी लॉस नहीं हो रहा है, तो हमारा जो ऑप्टिकल कैविटी है वो वर्क ही नहीं करेगा, ठीक है ना। समझ में, या गेन कम हो रहा है, बाहर ज़्यादा निकल रही है, लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो तब भी ये सस्टेन्ड नहीं हुआ। तो सस्टेन्ड कब होगा, एक सस्टेनेबल हमें एम्पलीफिकेशन ऑफ लाइट कब मिलेगा, जितना गेन हुआ उतना ही बाहर निकल गया। जैसे एक बाल्टी होती है ना। अब एक बाल्टी है, अब मान लो पूरा भरा हुआ है बाल्टी, है ना। अब देखो यदि मैं जितना पानी डाल रहा हूँ उतना पानी मेरा निकल भी रहा है, तो पानी का लेवल क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो वही तो एक प्रॉपर तरीका हुआ ना भाई, पानी जितना पानी में बाल्टी में पानी डाल रहा हूँ उतना ही निकल रहा है, और वही लेवल मेंटेन रहेगा। समझ में आए बात, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हम कब मेंटेन कर पाएंगे, ओसिलेशन सस्टेन कब होता है, थ्रेशोल्ड पे और स्टेडी स्टेट ऑपरेशंस पे। समझ में आई बात। गेन एग्जैक्टली बैलेंसेस द लॉस, कब, थ्रेशोल्ड कंडीशन या जिस अंडर स्टेडी स्टेट ऑपरेशंस। अब इन दोनों को हम थ्रेशोल्ड कंडीशन भी पढ़ेंगे और स्टेडी स्टेट ऑपरेशन भी पढ़ेंगे, तो उससे हमें समझ में आएगा किस तरीके से गेन इन मीडियम और लॉस इन मीडियम हमारा होना चाहिए। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो हम आज का टॉपिक जो मेन है बेसिकली हमारा क्या है, पैसिव कैविटी लाइफ टाइम, जो इम्पोर्टेंट है थ्रेशोल्ड और स्टेडी स्टेट ऑपरेशंस को पढ़ने के लिए। अब ध्यान से देखो जो पैसिव कैविटी लाइफ टाइम हमें निकालना है। देखो पैसिव कैविटी का मतलब हो गया जो दो मिरर हमारे पास हैं उनके बीच में मीडियम नहीं रखा हुआ है। मैंने क्या नहीं रखा हुआ है, मीडियम नहीं रखा हुआ है। यदि मीडियम रखूँगा तो कैविटी हो जाएगी एक्टिव कैविटी। यदि मीडियम रखा हुआ है तो एक्टिव कैविटी, मीडियम नहीं रखा हुआ है तो पैसिव कैविटी। तो हमें पैसिव कैविटी के लिए पढ़ना है। समझ में आए बात, कि जब मीडियम नहीं है ना तो तब लाइट में कोई लॉस हो रहा है क्या या नहीं हो रहा है, उस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे। समझ में आया।
अब देखो, तो पैसिव कैविटी लाइफ टाइम क्या होता है, वो समय होता है जिसमें जो एनर्जी का लॉस होता है ना वो कितना हो जाए, जो एनर्जी का जो लॉस होता है ना कैविटी में, वो एक्चुअली में एक्सपोनेंशियल होता है। क्या होता है, एक्सपोनेंशियल लॉस होता है, ठीक है ना। अब इनिशियल मान लो हमारे पास एनर्जी कुछ थी, तो अंडर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हुए, है ना, दो मिरर के बीच में, तो हम देखते हैं कि ये जो लाइट का में जो लॉस हो रहा है वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल लॉस होता है। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो जो एक्सपोनेंशियल लॉस है हम उसको देखते हैं कि वन अप जिस टाइम में हुआ है ना उस टाइम का हमारे पास क्या होना चाहिए, 1/e, यानी 1/e इस फ्रैक्शन में जितना टाइम इस फ्रैक्शन में लगेगा ना लॉस होने में, उसको हम बोलते हैं क्या, पैसिव कैविटी टाइम, ठीक है ना। तो सिंपल डेफिनेशन है, पैसिव कैविटी टाइम इज डिफाइंड एज द टाइम इन विच एनर्जी इन द कैविटी डिक्रीजेस बाय फैक्टर 1/e इन द एब्सेंस ऑफ द एम्पलीफाइंग मीडियम। देखो एब्सेंस है, एम्पलीफाइंग मीडियम नहीं है, तभी तो पैसिव नाम दिया मैंने, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो गया। अब इसको ना आप देखो, मैंने W से लिखा हुआ है एनर्जी को, आप E से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये होगा, ये इनिशियल हो गया, और T टाइम के बाद हमारे पास कितना हो जाएगा, ये। समझ में आई बात। अब देखो, यदि आप ध्यान से देखो, यदि मैं T की जगह TS लिख दूंगा, तो यानी यदि मेरा टाइम कितना हो जाए, TC हो जाए, ऑप्टिकल कैविटी लाइफ टाइम जितना हो जाए, तो ये 1 आ जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/e, है ना। तो ये इतना, यानी इनिशियल एनर्जी का कितना हो गया, 1/e हो गई मेरे पास एनर्जी। तो कितने समय में हुई वो, TC समय में हुई। समझ में आई बात। आप हमने एनर्जी की फॉर्म में लिखा है, अब ध्यान से देखना, काफ़ी बुक्स में आप देखोगे इस चीज़ को इंटेंसिटी टर्म्स में भी लिख सकते हैं कि इंटेंसिटी जो है इस तरीके से लॉस हो गई। बात एक ही है, आप किसी भी फॉर्म में इस चीज़ को लिख सकते हैं। समझ में आई बात। अब एटोनेशन ऑफ द बीम, अब लॉस जो होगा एनर्जी का वो क्या कैसे होगा, ठीक है ना। ध्यान से देखो, हम लेंथ मानेंगे एक्टिव मीडियम की, ठीक है ना। अब देखो यहाँ एक्टिव मीडियम कहने का मतलब ये नहीं कि मीडियम रखा हुआ है, मतलब जो पूरा मीडियम मेरे पास है उसके दो मिरर हमारे पास है ना, ये, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच का जो लेंथ है ये D है हमारे पास, है L, जो भी आप मानना चाहो, ठीक है ना। तो इन वन राउंड ट्रिप बीम ट्रेवर्स अ डिस्टेंस 2D। अब इसमें यहाँ से स्टार्ट हुई, इधर गई, रिफ्लेक्शन हुआ, इधर आई, तो ये एक राउंड ट्रिप कवर कर लिया, मतलब यहाँ से चली, ऐसे गई और फिर वापस आ गई। समझ में आया मैंने क्या कहा। तो एक राउंड ट्रिप में जो बीम कितना दूरी कवर किया, 2D इस मीडियम में, यहीं पे तो हम एक्टिव मीडियम रखते हैं ना। समझ में आया। और गेट्स एटूनेटेड बाय फैक्टर, किस फैक्टर से एटूनेटेड हुई है, डिक्रीमेंट हुआ है R1 इंटू R2 एक्सपोनेंशियल -2α/CD। अब ध्यान से देखो, R1 R2 क्या है, R1 R2 है रिफ्लेक्टिविटीज ऑफ द मिरर एट टू एंड ऑफ द रेसोनेटर, ठीक है। और ये क्या है, ये दिखाता है हमारा लॉस, किसके कारण, एब्जॉर्प्शन के कारण, स्कैटरिंग के कारण, डिफ्रैक्शन के कारण। अब आप कहोगे मीडियम तो है ही नहीं, क्योंकि हम पैसिव कैविटी ले रहे हैं, तो एब्जॉर्प्शन के कारण लॉस कहाँ से होगा। देखो हमारे पास जो मिरर है ना, जो हमारे पास ये कैविटी ये पूरा है ना, ठीक है ना, ये जो पूरा कैविटी किस एनक्लोज्ड होगी, तो मान रिफ्लेक्शन से लाइट इधर गई, तो ये जो भी किससे मिलकर, क्वार्ट्ज क्रिस्टल से मिलकर बना हुआ होता है, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, मिरर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो लाइट का में क्या होगा, डिक्रीमेंट हो गया। समझ में आई बात। अच्छा, अब ऐसा हो सकता है लाइट ऐसे गई, इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, तो ऑप्टिकल एक्सिस के अलाइन नहीं है, तो रिफ्लेक्शन के कारण लॉस हो गया। समझ में आया बात। स्कैटरिंग के कारण लॉस होता है हमारे पास, क्योंकि मिरर जो है ना, ये पूरी तरीके से स्मूथ नहीं है, क्या है, रफ है, तो इस बिल्कुल खुरदरी सरफेस हमें मिलेगी, है पूरी तरीके से तो वो नहीं हो सकता स्मूथ, तो स्कैटर हो सकती है लाइट। डिफ्रैक्शन की यदि हम बात करें, अब देखो यहाँ से रिफ्लेक्शन भी होगा, स्कैटरिंग भी होगी, ठीक है ना। यदि बहुत यहाँ पे स्कैटरिंग का, वो भी जो वेवलेंथ है ना ये लाइट का, ये जो थिक मतलब थिन एजेस है उसके ऑर्डर की हो जाए। अब देखो डिफ्रैक्शन कब होगा, अब इस मिरर से मेरे पास क्या होगी, लाइट बाहर जा रही है और ये यहाँ से बाहर निकल रही है, ठीक है ना। तो ये जो एजेस हैं, ठीक है ना, ये एजेस जो है ये डिफ्रैक्शन करेंगी। आपने डिफ्रैक्शन ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, तो ये जो एजेस है ना बहुत ज़्यादा क्या होंगी, माइन्यूट होंगी, क्योंकि हम अलाइन करते हैं ना, तो एक कन्फाइंड होनी चाहिए, तभी तो लेज़र निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जो डिफ्रैक्शन लॉसेज हमारे पास होता है वो, समझ में आई बात। तो ये हमारे पास है अल्फा C।
टाइम क्या होगा वन राउंड ट्रिप में। अब देखो टाइम क्या होगा हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी या स्पीड होना चाहिए हमारे पास। तो टोटल डिस्टेंस तो 2d हो गया और v हमारे पास स्पीड हो गया, और v को हमने क्या लिख लिया है ना, c अपॉन में n। c हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। टाइम t फॉर वन राउंड ट्रिप ये आ गया, और n हो गया हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया, ठीक है ना, ये है। अब ध्यान से देखो, अब मीडियम तो हमारे पास है कोई है नहीं, लेकिन हमारे पास कुछ ना कुछ यहाँ पर एयर होगा या कुछ, मतलब जो भी एक हम यहाँ पर एम्पलीफाइंग मीडियम नहीं है, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना, समझ में आया, ये चीज़ है। आइए चल आगे बढ़ते हैं। तो एनर्जी डीके कितनी होगी वन राउंड ट्रिप में। देखो इनिशियली तो हमारे पास ये थी, W से लिखा हुआ हमने, तो इन वन राउंड ट्रिप एनर्जी डीकेज फ्रॉम इतना था, और फिर कितना इस फैक्टर से एटूनेटेड हुई थी ना, ध्यान से देखो, ये फैक्टर से इस फैक्टर से एटूनेटेड हुई थी, है ना। तो हमारे पास बाद में कितना हो गई, अब ध्यान से देखो, इनिशियली थी कितनी ये, तो टी टाइम के बाद कितनी हो गई R1 इंटू में R2 एक्सपोनेंशियल 2 अल्फा CD, ये इतना हो गई मेरे पास। समझ में आया मैंने क्या कहा, ठीक है ना। अब देखो मान लो लाइट पहले कितनी थी, मान लो x यूनिट थी, अब बाद में कितनी हो गई, मान लो 1/2x हो गई। तो किस, देखो इनिशियली तो x थी, इनिशियली x थी, तो कितने फैक्टर से एटूनेट हुई है 1/2। उसी तरीके से इनिशियली कितनी थी W0 टाइम 0 पे, तो कितने फैक्टर से एटूनेट हुई है ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो है ना, तो दिस डीके वुड मैच द एक्सपोनेंशियल डीके, ये डीके जो है ना ये किससे, एक्सपोनेंशियल डीके से मैच होना चाहिए, जो हमने ऊपर अभी यही तो डीके बताया था। तो ये दोनों डीके क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब हम इन दोनों डीको को देखो क्या रख दिया, इक्वल, ये हो गया इक्वल रखा। समझ में आया, तो आफ्टर वन राउंड ट्रिप इससे ये कट गया हमारे पास। समझ में आई बात, ठीक है। अब ध्यान से देखो, टी हमने अभी भी ऊपर निकाला है कितना, 2d अपॉन में c अपॉन में n, इसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं टी को देखो सब्सटीट्यूट कर दिया, ये हमने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया। समझ में आई बात। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या ले लिया मैंने, लोग। अब देखो ध्यान से, लोग और ये कुछ है ना, मान लो ये y है। देखो यदि ध्यान से देखना, नेचुरल लोग क्या होता है, यदि e⁻y है, यदि मैं लोग लूँगा तो मैं यही तो लिखूँगा, ठीक है ना। और इसका एक्सपोन बेस कितना होता है, e होता है। तो देखो ये मेरे पास आगे आ जाएगा, ये आ गया आगे, ठीक है ना। और मेरे पास यही तो चीज़ बची, ये बचा मेरे पास, तो ये होता है मेरे पास एक्चुअली में 1। तो जब मैं लोग लूँगा दोनों साइड, तो मेरे पास ये तो आ जाएगा आगे, ठीक है ना। ये इसी तरीके से मैंने बताया, ये मान लो y है मेरे पास, तो ये तो आगे आगे, फिर मेरे पास लोग आएगा इस पर। अब ध्यान से देखो, मैं लोग को क्या लिखूँगा, R1 R2 और ये एक्सपोनेंशियल -2 अल्फ़ा CD, ये आ गया। अब देखो एक तो टर्म ये मान लो और एक टर्म ये मान लो, तो लोग A इंटू में B, तो लोग A इंटू में B क्या होता है, लोग A प्लस के लोग B होता है। तो उसी तरीके से ln R1 इंटू R2 ये आ गया मेरे पास, ठीक है ना। और फिर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, लोग ये, है ना। समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ, देखो लोग R1 इंटू में R2 प्लस, तो ये एक्सपोनेंशियल -2 अल्फ़ा CD। अब देखो ये एक्सपोनेंशियल में ये आगे आ जाएगा, पावर में है तो -2 अल्फ़ा CD ln E, और ये मेरे पास कितना होता है 1, तो यहाँ पे देखो 1 ही है, वो हट गया है। समझ में आई बात, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, टी निकालना है। देखो n तो ऊपर चला गया, 2dn हो गया, c नीचे बचा, ठीक है ना, और माइनस में इधर ले गया, तो ये तो माइनस का था, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। समझ में आई बात, ठीक है। और टी सी को मैंने क्या, अब देखो ये डिनोमिनेटर में है तो सिंपली अरेंज कर लिया इसको, तो मेरे पास ये आ गया है ना, ये पूरा डिनोमिनेटर में आ गया, तो यही मेरे पास क्या है, ठीक है, ये मेरे पास है कैविटी लाइफ टाइम। समझ में आई बात, ठीक है ना, कैविटी लाइफ टाइम, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रैक्शनल लॉस पर राउंड ट्रिप, अब बात करें हम फ्रैक्शनल लॉस की, ठीक है ना। तो फ्रैक्शनल लॉस क्या है, तो द फ्रैक्शनल लॉस पर राउंड ट्रिप इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस पर राउंड ट्रिप। एक एनर्जी राउंड ट्रिप में कितना फ्रैक्शन लाइट
लूज हो गया, उसको क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल लॉस। तो फ्रैक्शनल लॉस को हम किससे लिखते हैं, x इजिकल टू 1 माइनस R1 R2 एक्सपोनेंशियल माइनस 2 अल्फा CD। आप कहोगे ये क्यों लिखा है, ऐसे ऐसे क्यों है, तब यहाँ ध्यान से देखो, मेरे पास इनिशियली कितना था एनर्जी, मेरे पास ये था, है ना, तो मैं फ्रैक्शनल लॉस को ऐसे ही तो लिख सकता हूँ, ठीक है ना। यदि मैं 100 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बताया, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि मैं कहूँ भाई स्टार्टिंग में कितना था वैल्यू 5, बाद में कितना हो गया 3, तो कितना लॉस होगा, तो आप कहोगे 2 लॉस हो गया, 2 लॉस हुआ, लेकिन फ्रैक्शन में बताऊंगा तो मैं 2/5, यानी 5 में से कितना लॉस हो गया 2, क्योंकि स्टार्टिंग में कितनी थी वैल्यू 5, बाद में कितनी हो गई वैल्यू 3, तो 5 में से 3 गए 2, तो ये तो आ गया लॉस। लेकिन फ्रैक्शन में पूछूँ तो स्टार्टिंग में तो 5 थी ना, तो 5 में से कितना लॉस हुआ 2, तो वही है मेरे पास ये, समझ में आया, ठीक है ना। तो ये डिक्रीज करके ये मेरा स्टार्टिंग वैल्यू होगा। यदि मैं इसको डिवाइड करके लिखूंगा तो मैं यही तो लिख पाऊंगा, इसको मैं दोनों के नीचे लिखूंगा, है ना, ठीक है ना, 1 माइनस। अब देखो WT अपॉन में, इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यदि आपको ध्यान हो, ये तो मैं R1 इंटू में R2 एक्सपोनेंशियल माइनस 2 अल्फा CD ये तो लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो यही मेरा क्या है, फ्रैक्शनल लॉस है, ठीक है ना, समझ में आई बात। आप ध्यान से देख सकते हो यहाँ पर मैं क्या करूँ, ठीक है ना, यदि इसको मैं नीचे लेके वो W को इसके नीचे ले आऊँ तो मेरे पास यही तो बचेगा, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो फ्रैक्शनल लॉस हो गया ये। अब क्या करना है, देखो x को उधर ले जाओ, इसको इधर लिया है, रीअरेंज किया है, दोनों साइड मैंने लगा दिया log, तो दोनों साइड log जब लगाऊंगा तो देखो log लगा दिया और ये आ गया मेरे पास, ठीक है ना, इस पर पूरे पर log लगा दिया, ये हो गया। अब हम जानते हैं log a डॉट b क्या होता है, log a प्लस log b, ये मेरा a हो गया, ये एक तरीके से मेरे पास b हो गया, ठीक है ना। तो जब log इस पर लगाऊंगा तो ये आएगा, और जब log इस पर लगाऊंगा जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था एक्सपोनेंशियल माइनस 2 अल्फा CD, ये मेरे पास आगे आ जाएगा माइनस 2 अल्फा CD और ln e बचेगा, इसका वैल्यू होता है 1, तो यही बचा, सिंपली मेरे पास ये आ गया, ठीक है ना। और ये जो था ये मैंने ऐसे लिख लिया। अब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, अब माइनस से इसलिए क्या है, कुछ नहीं है, ताकि ये प्लस हो गया माइनस हो गया, माइनस ln 1/c हो गया, समझ में आया। अब यही तो था, हमने जो ऊपर हमने अपना लाइफ टाइम कैविटी क्या निकाला था, TC इज इक्वल टू 2DNC, और हमारे पास क्या आया था 2 अल्फा CD माइनस ln R1 R2, यही तो आया था हमारे पास। तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2DNC माइनस ln 1 माइनस के x लिख सकता हूँ, क्योंकि ये अभी हमने निकाला है, ठीक है ना, ये लिखा। और इसको क्या लिख सकता हूँ, है ना, माइनस ln 1 माइनस एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में ln 1 माइनस के x, ठीक है ना, समझ में आई बात। सो ये ln, ठीक है ना। अब देखो इसी को मैं खोलूँगा ना तो log 1 माइनस के ln 1 माइनस एक्स ही तो आएगा, और log 1 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है, इसी तरीके इस वजह से इसको ऐसा लिखा गया है। तो ये हमारे पास पैसिव कैविटी लाइफ टाइम आ गया TC, वेयर एक्स इज द फ्रैक्शनल लॉस पर राउंड ट्रिप, ठीक है ना। तो कैविटी लाइफ टाइम क्या है ये, इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शनल लॉस पर राउंड ट्रिप, तो कैविटी लाइफ टाइम इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शनल लॉस पर राउंड ट्रिप, समझ में आई बात। तो ये ध्यान रखना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।